नमस्ते। चिकित्सा उपागम अध्याय के 5वें भाग में हम गेस्टाल्ट चिकित्सा, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा और सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा और कुछ चिकित्सा के नैतिक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखें कि इसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल है। तो सबसे पहला है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। किसी व्यक्ति के अस्तित्व का मूल स्वतंत्रता और वर्णन होते हैं। चिकित्सा एक ऐसा गर्मजोशी का संबंध प्रदान करती है जिससे सेवार्थी अपनी विघटित भावनाओं के साथ संबद्ध हो सकता है। चिकित्सक तदनुभूति प्रदर्शित करता है, अर्थात सेवार्थी के अनुभवों को समझना जैसे कि वे उसी के हों, उसके प्रति सहृदय होता है तथा अशर्त सकारात्मक आदर रखता है। देखिए, ये चिकित्सक है और यह एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति अपनी परेशानियों का अनुभव किस तरह से कर रहा है, तो चिकित्सक इससे एक तदनुभूति यानी कि इसकी परेशानी को अपनी परेशानी की तरह समझकर इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अब हम देखें कि ये तदनुभूति है, यह सकारात्मक अशर्त सकारात्मक आदर है और यह जेन्युइनेस यानी कि शुद्धता है। तो इस सब चीजें एक दूसरे को आच्छादित करती हुई, ये गोला अगर तदनुभूति का है तो यह अशर्त सकारात्मक आदर को भी आच्छादित कर रहा है और कुछ उतने ही भाग में शुद्धता को भी, पवित्रता को भी आच्छादित कर रहा है। उसी तरह ये गोला बिल्कुल बराबर भाग में सब एक दूसरे को आच्छादित कर रहे हैं, जो यहाँ एक आपको बनता सा दिख रहा है। अब इसके बीच में जो चीजें उभर कर सामने आती है, जब सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को कार्य रूप में लाया जाता है, तो सबसे पहले क्या उभरता है? सबसे पहले आता है कि एक विजन, हमारे पास एक क्या सोच है, हमारी इच्छा क्या है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी स्वीकृति कितनी है, हमारी अभिलाषा क्या है, हमारा जो अंदर से हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्रियाएं कैसी है। कार्ल रोजर्स ने इस चिकित्सा को प्रतिपादित किया। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर चिकित्सक और जो सेवार्थी है, ये दोनों सेवार्थी की समस्याओं से चिकित्सक किस तरह प्रभावित हो रहा है और यह जो प्रभावी होना है, यह उसकी चिकित्सा में किस तरह सहायता कर रहा है। यहाँ भी वही चीजें देखने को मिल रही है कि चिकित्सक इसे सामान्य बनाने के लिए, सेवार्थी को सामान्य बनाने के लिए, यह अभी असंतुलन की अवस्था में है, यह अभी मानसिक रूप से बीमार है, तो इसके हाथों को पकड़कर इसे एक तरह से कहें कि सहानुभूति दिखा रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं। फिर आते हैं गेस्टाल्ट चिकित्सा पर। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना होता है। सेवार्थी को शारीरिक प्रक्रियाओं और संवेगों जो जागरूकता को अवरुद्ध करते हैं को पहचानना सिखाया जाता है। चिकित्सक इसके लिए सेवार्थी को अपनी भावनाओं और द्वंद्वों के बारे में उसकी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह चिकित्सा समूहों में भी प्रयुक्त की जा सकती है। गेस्टाल्ट चिकित्सा को फ्रेडरिक फ्रिट्ज पर्ल्स हैं और इनकी ये पत्नी है लॉरा पर्ल्स, इन्होंने प्रतिपादित किया था। देखें कि गेस्टाल्ट चिकित्सा किस तरह से काम करती है। यहाँ कुछ ब्लॉक्स लगाने हैं और कुछ ब्लॉक्स यहाँ से निकले हुए हैं। अब अगर ये व्यक्ति इस पूरे वाक्य को पूरा करना चाहता है, सेंटेंस को पूरा करना चाहता है, तो इसे किस तरह से ब्लॉक्स को ये करे, संयोजित करे कि कोई अर्थ निकलकर सामने आए। तो उसने एक नंबर को यहाँ लगाया, फिर एक ब्लॉक यहाँ लगाया, तो अंत में एक सेंटेंस उभर कर सामने आया, डू इट नाउ, यानी कि अभी करो।
ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एकाएक हमारे जो जागरूकता हमें उत्पन्न होती है और हम चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। आत्म जागरूकता की भावना उत्पन्न होती है, आत्म स्वीकृति का स्तर बढ़ता है। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के लिए दवाएं मान्यता प्राप्त मनोरोग चिकित्सक द्वारा लिखा जाता है, जिन्हें मानसिक विकारों के ज्ञान, निदान और उपचार में विशेषज्ञता होती है। इन दवाओं के अनुषंगी प्रभावों को भी मॉनिटर करने की जरूरत होती है। कभी-कभी विद्युत आक्षेपी चिकित्सा के तहत बिजली के हल्के आघात दवाओं के अप्रभावी रहने पर दिया जाता है। ये देखिए कुछ चीजें ये जैव चिकित्सा थेरेपी की कुछ बातें दिखाई गई हैं इसमें कि किस तरह दवाओं से रोग का इलाज किया जा रहा है। यहाँ भी है कि हम सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, जिससे कि एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। यह मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करती है या और इसके बाद भी अगर चीजें कंट्रोल में नहीं आती है तो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग करते हैं। देखिए किस तरह व्यक्ति को जब दवाओं से साधारण दवाओं से या फिर दवाओं का डोज बढ़ाकर भी चिकित्सा नहीं हो पाती है तो किस तरह से हल्का विद्युत आघात दिया जाता है और उसके पॉइंट बने होते हैं, बिंदु बने होते हैं कि कहाँ कहाँ विद्युत आघात देना है। मनुष्य चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारक। चिकित्सक द्वारा अपनाई गई तकनीक। स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण कारक है चिकित्सक द्वारा अपनाई गई तकनीक तथा रोगी सेवार्थी के साथ इन्हीं तकनीकों का परिपालन। यदि दुश्चिंतित सेवार्थी को स्वस्थ करने के लिए व्यवहार पद्धति और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा शाखा अपनाई जाती है तो विश्रांति की विधियां और संज्ञानात्मक पुनः संरचना तकनीक स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ा योगदान देती है। दूसरा है चिकित्सात्मक मैत्री, जो चिकित्सक एवं रोगी सेवार्थी के बीच में बनती है। इसमें स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं क्योंकि चिकित्सक नियमित रूप से सेवार्थी से मिलता है और उसे तदनुभूति और हार्दिकता प्रदान करता है। तीसरा है संवेगों को बाहर निकालना। तो चिकित्सा के प्रारंभिक सत्रों में जब रोगी सेवार्थी की समस्याओं की प्रकृति को समझने के लिए उसका साक्षात्कार किया जाता है तो वह स्वयं द्वारा अनुभव किए जा रहे संवेगात्मक समस्याओं को चिकित्सक के सामने रखता है। संवेगों को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को भाव विरेचन या कैथारसिस कहते हैं। इसमें स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं। चौथा है परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा उपचार के कारण सुधार की प्रत्याशा। इसमें चिकित्सक और रोगी चर की भूमिका में होते हैं। मनुष्य चिकित्सा से संबंधित अनेक अवशिष्ट कारक हैं। इनमें से कुछ कारक रोगी सेवार्थी से संबंधित हैं, कुछ चिकित्सक से। ये कारक अवशिष्ट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मनुष्य चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, भिन्न रोगियों, सेवार्थियों तथा भिन्न मनुष्य चिकित्सकों के आर पार घटित होती है। रोगियों सेवार्थियों पर लागू होने वाले कारक वही हैं जो हमने पहले भी बताए हैं। परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा उपचार के कारण सुधार की प्रत्याशा, इन्हें हम रोगीचर कहते हैं। चिकित्सक पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक है सकारात्मक स्वभाव, अनसुलझे संवेगात्मक द्वंद्वों की अनुपस्थिति, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति, इन्हें हम चिकित्सक चर कहते हैं। मनुष्य चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत। कुछ नैतिक मानक जिनका व्यवसायी मनुष्य चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए वे हैं सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेनी चाहिए, सेवार्थी की गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए, व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनुष्य चिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। चिकित्सक सेवार्थी संबंध की अखंडता महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर होना चाहिए। व्यवसायिक सक्षमता एवं कौशल आवश्यक है। अब आते हैं वैकल्पिक चिकित्सा पर। इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पारंपरिक औषध उपचार या मनुष्य चिकित्सा की वैकल्पिक उपचार की संभावनाएं होती हैं। अनेक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, योग, ध्यान, एक्यूपंक्चर, वनौषधि उपचार आदि।
योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में विस्तृत रूप से बताया गया है। योग, जैसा कि सामान्यतः आजकल इसे कहा जाता है, का आशय केवल आसन या शरीर संस्थिति घटक या श्वसन अभ्यास प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि कई चीजों का संयोग भी है। ध्यान का संबंध श्वास अथवा किसी वस्तु या विचार या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है। जहां ध्यान केंद्रित किया जाता है, विपस्सना ध्यान, जिसे सतर्कता आधारित ध्यान के नाम से भी जाना जाता है, में ध्यान को बांधे रखने के लिए कोई नियत वस्तु या विचार नहीं होता। व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं एवं विचारों जो उसकी चेतना में आते रहते हैं, उसका प्रेक्षण करता रहता है। ये योग ध्यान की बातें अभी मैं कर ही रही थी। अब हम देखें कि योग, अष्टांग योग की चर्चा अभी हमने की, तो देखें कि योग की ये एक मुद्रा है और यह इसे कहते हैं कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब अष्टांग योग में देखें कि कैसे कैसे आसन आते हैं। तो यह वैकल्पिक चिकित्सा का एक स्वरूप है। जब हम योग करते हैं तो उसमें कुछ चीजों की चर्चा होती है: नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि, यम। यहाँ हम देख सकते हैं जो जिन चीजों की हमने पीछे चर्चा की है, तो उसके अर्थ बताए गए हैं। यम यानी बुरे काम छोड़ना, फिर है अच्छे काम करना, शरीर स्वस्थ रखना, श्वासों पर संबंध करना, अपने दोषों को दूर करना, चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान अगर लग जाए, समाधि जो स्थिर हो जाए, धारणा चित्त को ध्येय में लगाना है। तो इस तरह से फिर आते हैं एक्यूपंक्चर पर। ये देखिए, ये सुइयों को चुभाने जैसा, सुइयों को चुभाकर किसी खास बिंदु पर प्रेशर डालकर चिकित्सा की जाती है। तीव्र गति से ये वनौषधि जो कहते हैं जड़ी बूटी, कंदमूल, जड़ वगैरह होती है, उससे जो चिकित्सा की जाती है, उनमें ये चीजें प्रयुक्त होती है। विपश्यना ध्यान, अभी हमने तुरंत बताया कि इसमें ध्यान को बांधे रखने के लिए कोई नियत वस्तु या विचार नहीं होता। व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं और विचारों जो उसकी चेतना में आते रहते हैं का प्रेक्षण करता है। ये देखिए, विपश्यना ध्यान की अवधारणा को गौतम बुद्ध ने दिया था और किस तरह विपश्यना ध्यान करते हुए व्यक्ति अपने पैरों के अंगूठे से शुरू करता है और मस्तिष्क तक जागृत करता चला जाता है। सुदर्शन क्रिया, तीव्र गति से सांस लेने की तकनीक जो अत्यधिक वायु संचार करती है। यह लाभदायक, कम खतरे वाली, कम खर्च वाली तकनीक है। यह दबाव, दुश्चिंता, अभिघातज उत्तर दबाव विकार, अवसाद, दबाव संबंधी चिकित्सा, रोग, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, अपराधियों के पुनः स्थापन के उपयोग में इसका उपयोग होता है। सुदर्शन क्रिया योग का उपयोग सामूहिक विपदा के उत्तरजीवियों में भी किया जाता है। योग विधि कुशलक्षेम, भावदशा, ध्यान, मानसिक केंद्रीयता एवं दबाव सहिष्णुता को बढ़ाती है। कुंडलिनी योग, अभी तुरंत हमने इसकी चर्चा की थी। इसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में ये कुछ मूलाधार चक्र कहा जाता है। ये चक्र हैं और किस तरह यह जागृत होकर पूरे शरीर में चेतना को जागृत करता है, इस तरह से। और यहाँ पूरा दिया हुआ है कि किस चक्र का क्या नाम है। यहाँ सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, फिर स्वाभिमान चक्र है, अब ये दिख नहीं रहा है, यहाँ अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, बिंदु चक्र अंत में है। हाँ, यहाँ उसमें स्पष्ट नहीं था। नीचे मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन्हें कुंडलिनी योग के माध्यम से जागृत किया जाता है। वही चीजें हैं, बस एक और चित्र है, शामिल कर दिया गया है। मानसिक रोगियों का पुनः स्थापन। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के दो घटक होते हैं:
लक्षणों में कमी आना और क्रियाशीलता या जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। पुनः स्थापन में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक पुनर्प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा में रोगियों को मोमबत्ती बनाना, कागज की थैली बनाना, कपड़ा बुनना जैसी चीजें बताई जाती है, जिससे वे एक कार्य अनुशासन बना सकें। भूमिका निर्वाह, अनुकरण और अनुदेश के माध्यम से रोगियों को सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित कर सकें। इसका उद्देश्य होता है रोगी को सामाजिक समूह में काम करना सिखाना। संज्ञानात्मक पुनः प्रशिक्षण मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे अवधान, स्मृति और अधिशासी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए दिया जाता है। जब रोगी में पर्याप्त सुधार आ जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उत्पादक रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कौशलों के अर्जन में उसकी मदद ली जाती है। तो ये तो थी हमारी आज की चर्चा। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लें। इनमें से कौन से कदम मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन के लिए नहीं है? वैकल्पिक चिकित्सा में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं होते? मनुष्य चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारकों में यह नहीं आता। ये थी हमारी आज की चर्चा। अंतिम, इस भाग के अंतिम स्वरूप में हम पहुंच गए। 5 भागों में हमने इस अध्याय को विभक्त किया था। ये 5वां भाग, जिसमें विभिन्न चिकित्सा उपागमों, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा उपागमों की चर्चा की गई और उस किस उपागम के किस तरह के मरीजों पर क्या लाभ होगा, इसकी भी चर्चा हमने की। तो इसी चर्चा के साथ हम अब अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो इस समय हमें दीजिए विदा और अगले अध्याय के वीडियो का आप करिए इंतजार। जल्द ही हम तो वापस आते हैं।